तो आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। अध्याय 3 भोजन संग्रह से उत्पादन तक। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था कि जो पहले के आरंभिक मानव थे वे आखेटक खाद्य संग्राहक थे, यानी संग्रह करते थे भोजन का। तो वे जो भोजन का जो संग्रह करते थे, तो संग्रह से लेकर उत्पादन तक का सफर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे वे लोग भोजन के संग्रहकर्ता से उत्पादक बने। नेइनुओं का भोजन। आज नेइनुओं अपना पसंदीदा खाना खा रही थी। चावल, स्क्वाश, कद्दू, बीन्स और गोश्त। स्क्वाश, कद्दू और बीन्स उसकी नानी ने अपने घर के पिछवाड़े में छोटे से बगीचे में ही उगाया था। खाते खाते नेइनुओं को पिछले दिनों अपनी स्कूल की तरफ से की गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाने की याद आ गई। वह कितना मसालेदार था, पर वह ऐसा क्यों था। और वो सोचने लगी कि जो खाना उसने अपने स्कूल की यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाया था वह बहुत ही मसालेदार खाना था, पर वह ऐसा था क्यों। उसके मन में एक क्वेश्चन उठा। तो हम उस क्वेश्चन का आंसर इस पूरे अध्याय में हमें बताया गया है। विभिन्न प्रकार का भोजन। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाए गई फसलों, पाले गए पशुओं से मिलता है। यानी कि यह हमें बता रहा है कि आजकल हमारे भोजन का सोर्स क्या है। तो उगाई गई फसलों, हम जो किसान फसल उगाते हैं खेत में, वे फसल, और पाले गए पशुओं से मिलता है। पशु जैसे अगर हम गाय पालते हैं तो हमें दूध मिलता है, मुर्गी पालते हैं तो अंडा मिलता है। इसी प्रकार पाले गए पशुओं से हमें भोजन मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता होती है। यानी कि भिन्न भिन्न अलग अलग फसल को उगाने के लिए अलग अलग जलवायु की आवश्यकता होती है। जैसे धान को उगाने के लिए दूसरे जलवायु की आवश्यकता होती है, गेहूं को उगाने के लिए दूसरे जलवायु की आवश्यकता होती है, मकई को उगाने के लिए अलग जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। यानी कि धान की जो खेती होती है वो उसमें ज्यादा पानी की जरूरत होती है गेहूं और जौ के मुकाबले। इसीलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। इसलिए क्या होता है, जो किसान होते हैं अलग अलग फसलों को उगाने के लिए अलग अलग जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए किसान भी किसी विशेष फसल विशेष क्षेत्र में ही उगाते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। यानी पशु को भी रहने के लिए एक अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है, उनके अनुकूल। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशिया की तुलना में भेड़ बकरी अधिक सहजता पूर्वक जीवित रह सकते हैं। यानी कि जो सूखी और पहाड़ी जलवायु होती है उसमें मवेशी तो जिंदा नहीं रह सकते, ठीक से नहीं रह सकते, लेकिन जो भेड़ बकरी होते हैं वे सहजता पूर्वक वहां पे रह लेते हैं। पर जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा है, स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया। यानी कि हम लोग अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि पहले के लोग जो थे, आरंभिक लोग थे, वे शिकार करके अपने भोजन का सोर्स थे, उनका शिकार करके ही अपने भोजन को से अपना भरण पोषण करते थे। लेकिन अध्याय 2 में हम ये पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत। यानी कि खेती और पशुपालन की शुरुआत कब और कैसे हुई। अध्याय 2 में हमने पढ़ा है कि दुनिया की जलवायु बदलती रही है। हम लोग अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि दुनिया की जलवायु बहुत गर्म होने लगी थी, जिसके कारण घास के मैदान बने थे और हिरन बकरी जैसे घास खाने वाले जानवरों की संख्या बढ़ी थी। तो ये हमें बोल रहा है कि हमने अध्याय 2 में पढ़ा है कि दुनिया की जलवायु बदलती रही है। साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहे। मतलब जो वनस्पति, जो पेड़ पौधे और पशु का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे, वे पशु और वनस्पति भी बदलते रहते हैं। बदलाव तो संसार का नियम है। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियां कहाँ कहाँ मिल सकती है। यानी लोग कुछ सीखे कुछ दिनों बाद कि खाने योग्य वनस्पतियां कहाँ कहाँ मिल सकती है। यानी हम किन पेड़ पौधों को खा सकते हैं, किन को नहीं खा सकते हैं। बीज कैसे अपनी डंठल से टूटकर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरण, यानी जो बीज गिरते हैं अपने डंठल से टूटकर उनका अंकुरण कैसे होता है और उनसे पौधे कैसे निकलते हैं आदि। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करना शुरू कर दी होगी। यानी कि जब उन्होंने जाना होगा कि बीज कैसे अपने डंठल से टूटकर गिरते हैं, बीजों का अंकुरण कैसे होता है, यानी बीज से एक पौधा कैसे निकलता है, तो जैसे ही उन्होंने जाना होगा वे पौधों की देखभाल करना शुरू कर दिए होंगे, यानी उनको पानी देने लगे होंगे। चिड़ियों और जानवरों से पौधों
की सुरक्षा की होगी और चिड़िया और जानवर पौधों का नुकसान ना करे, क्षति ना पहुंचाए, इसलिए उनसे वे सुरक्षा करते होंगे पौधों के, ताकि वे ठीक से बढ़ सके और उनके बीज पक सके। इस तरह धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। यानी कि यहाँ पे ध्यान देने की बात है, वे आखेटक खाद्य संग्राहक से यानी शिकारी मानव से कृषक बन गए होंगे। कैसे? तो उन्होंने जब उन्हें पता चला होगा कि बीज कैसे अपने डंठल से टूटकर गिरते हैं, तो उन्होंने पौधों का देखभाल किया। किससे? चिड़ियों और जानवरों से। तो इसी प्रकार वे धीरे धीरे कृषक बने होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। यानी कि अब हम लोगों ने खेती तो देख ली कि वे कृषक कैसे बने थे, लेकिन अब हम देखेंगे कि उन्होंने जानवरों को अपना पालतू कैसे बनाया। तो वे क्या करते थे, उनके जो घर होते थे उनके पास वे जानवरों के खाने योग्य चारा को रख देते थे, और जिस जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने के लिए उत्साहित करने लगे। कैसे उत्साहित करते थे? वे अपने घरों के पास चारा रखते थे जिसको खाने के लिए, जिससे आकृष्ट होकर जीव जंतु, जंगली जानवर जो थे उनके घरों के पास आते थे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। यानी कि आखेटक खाद्य संग्राहक से पहले कृषक और उसके बाद पशुपालक तक का सफर उन्होंने तय किया होगा। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? आपको ऐसा क्यों लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि सबसे पहले कुत्तों को ही उन्होंने पालतू क्यों बनाया था। बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। यानी कि बसने की प्रक्रिया जो यहाँ पे टॉपिक है, वो बसने की प्रक्रिया क्या है? तो वह प्रक्रिया लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने, यानी इस प्रक्रिया के अंतर्गत दो चीजें आती हैं। पहला तो पौधे उगाने और दूसरा जानवरों की देखभाल करने। ये दोनों प्रक्रिया को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे और जानवरों से भिन्न होते हैं। यानी कि ये पौधे जानवर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों या तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यानी कि वे उन्हीं पौधों या जानवरों का चयन करते थे, उन्हीं पौधों या जानवरों को चुनते थे जिनके बीमार होने की संभावना अन्य जानवरों के मुकाबले में कम होती थी, यानी वे कम बीमार पड़ते थे। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे। यानी कि वे उस टाइम में उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने में अनाज हो, छोटे दाने वाले अनाज को वे लोग नहीं चुनते थे। साथ ही जिनकी मजबूत डंठले अनाज के पक्के दानों के भार को संभाल सके। यानी कि वे ऐसे जानवरों को चुनते थे जो मजबूत होते थे काफी। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं, क्योंकि अगर हिंसक प्रवृत्ति वाले जानवर हो तो वे उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकते थे। इसलिए वे अहिंसा यानी कि जो लड़ाई मारपीट में विश्वास नहीं रखते थे, उन्हीं जानवरों को वे चुनते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। यानी कि जो जंगली जानवर होते हैं उनके दांत बड़े होते हैं और जो पालतू जानवर जिसको हम पाल सकते हैं उनके दांत और सींग छोटे छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है? यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि जो पालतू जानवर थे उनके दांत छोटे होते थे और जो जंगली जानवर थे उनके दांत बड़े होते थे। तो यहाँ पे एक फोटो हम यहाँ पर दिया गया है और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जंगली सुअर है। तो इसमें से जो दांत बड़ा होगा वो जंगली सुअर का है, जो छोटा होगा वो पालतू सुअर का होगा, क्योंकि हमने जाना कि पालतू सुअरों के दांत छोटे और जंगली जानवरों के दांत बड़े होते थे। तो जंगली सुअर का दांत यही होगा। कौन सा पालतू सुअर का है? तो पालतू सुअर का दांत ये होगा। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। यानी कि जो बसने की प्रक्रिया है, जो
मानव अपने आरंभिक मानव बसने लगे, तो यह कब शुरू हुआ? यह प्रोसेस तो 12,000 साल पहले शुरू हुआ। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। यानी कि आजकल हम लोग क्या चावल गेहूं ये सब भोजन करते हैं, तो ये सब इन्हीं बसने की प्रक्रिया की वजह से ही है। अगर वे बसते ही नहीं और अनाज का उत्पादन ही नहीं करते तो हमें कैसे ये सब भोजन मिलते? कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। यानी कि सबसे प्राचीन सबसे पुराना फसल कौन है? तो गेहूं और जौ। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते, सबसे पहले किस जानवर को कुत्ते बनाया गया था? तो कुत्ते को, और उसके बाद भेड़ और बकरी को। एक नवीन जीवन शैली, यानी कि जीवन जीने का एक नया तरीका, स्टाइल। शैली का मतलब होता है स्टाइल, जीवन जीने का एक नया स्टाइल। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। यानी कि अगर हम किसी बीज को बोते हैं तो क्या वह एक ही दिन में पेड़ बन जाता है? 1 घंटे में पेड़ बन जाता है? 1 साल में पेड़ बनता है? या फिर 1 महीने में? या फिर कुछ दिनों में? तो समय कोई भी हो सकता है, वो जल्दी नहीं बनता। इसीलिए इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। यानी कि वे एक ही जगह पे लंबे समय तक क्यों रहना पड़ा? पहले तो वे एक ही जगह पे लंबे समय तक नहीं रहते थे, क्योंकि अगर वे एक ही जगह पे लंबे समय तक रहते तो वहां के सारे पेड़ पौधों जीव जंतु को खाकर समाप्त कर देते, जिससे उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। लेकिन जब वे पौधे उगाने लगे तो उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। क्यों रहना पड़ा? क्योंकि पौधे उगाने में 1 घंटे या फिर कुछ दिन ऐसे नहीं लगते, वे उसमें महीनों तक लग जाते हैं। इसलिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़िया से इसकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। यानी वे एक जगह पर रहकर क्या करते थे? तो बीज बोते थे पहले, और उसके बाद पौधों की सिंचाई करते थे। उसमें जो खरपतवार यानी कि वेस्ट पेड़ पौधे उगते थे उसे हटाते थे, जानवरों और चिड़िया से उनकी सुरक्षा भी करते थे। बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था, क्योंकि उस समय ज्यादा उत्पादन तो हो नहीं पाता था। इसलिए उनको अनाज का उपयोग बहुत ही संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, क्योंकि अनाज को सारे अनाज वे उगाएंगे तो सारे अनाज को वो खा लेंगे, तो फिर बीज उन्हें अगली बार अनाज उगाने के लिए बीज नहीं मिलेंगे तो वे अगले बार अनाज कैसे उगाएंगे? इसलिए उन्हें भोजन और बीज दोनों के लिए ही बचा कर रखना पड़ता था, आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में तो फिच के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। यानी वे अनाज का भंडारण कैसे करते थे? तो वे बड़े बड़े बर्तन बनाते थे, टोकरियां बुनते थे या फिर जमीन में गड्ढे खोदकर उन्हें रखते थे। यहाँ पे एक पिक्चर दिया है अनाज का उपयोग। यानी अनाज का उपयोग किस किस रूप में होता था? तो बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, बीज मतलब दूसरे पौधे को उगाने के लिए और खाद्य मतलब खाने के लिए, उपहार के रूप में यानी कि वे किसी को दूसरे को उपहार करने, भेंट करने, गिफ्ट के रूप में भी करते थे, भंडारण के लिए, और जो बाकी का अनाज था वे उन्हें भंडारण करके स्टोर करके रखते थे। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। यानी कि क्या आपको लगता है कि जो पहले के जो आरंभिक लोग थे, जब वे कृषक और पशुपालक नहीं बने थे, तो क्या वे बर्तन बनाते थे? अभी तुम अपने पढ़ा कि वे बर्तन बनाते थे अनाजों का भंडारण करने के लिए, लेकिन पहले जो थे वे बर्तन बनाते थे और उनका उपयोग करते थे। इनके जवाब का कारण बताओ। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, यानी कि जो जानवर है वे चलते फिरते खाद्य भंडार थे। कैसे? जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम जानवरों की देखभाल करें, गायों की देखभाल करें, तो उनसे दूध भी प्राप्त होता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। दूध में बहुत मात्रा में कैल्शियम होता है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। यानी कि भोजन का भंडारण का तरीका एक तरह से पशुपालन भी है। इसलिए यहाँ पे टॉपिक दिया गया है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। यानी जानवर जो है वे चलते फिरते रहते हैं और वे एक तरह से खाद्य भंडार भी हैं। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है?
यहाँ पे क्वेश्चन है कि भोजन के अतिरिक्त जानवरों से क्या क्या मिल सकता है। तो जानवरों से हमें, जानवरों के खाल से हम वस्त्र बना सकते हैं, जैसी कई चीजें हमें भोजन के अतिरिक्त जानवरों से मिल सकता है। आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है, और आजकल जानवरों का उपयोग किस लिए होता है, तो जानवरों का उपयोग काफी रूप में होता है। उनकी चमड़े से काफी कुछ बनाया भी जाता है और उनसे हमें अंडे, दूध काफी मात्रा में मिलते हैं। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 14 देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? तो हम देखते हैं मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 14 जिसमें नीले वर्ग दिख रहे हैं या नहीं। तो देखिए यहाँ पर मानचित्र 2 पे पृष्ठ नंबर 14 पे हम देख रहे हैं, यहाँ पर नीले वर्ग बुर्जहोम, मेहरगढ़, कोल्डिहवा, महागड़ा, पायमपल्ली, हल्लूर, चिरांद, डाओजली, हेडिंग और कोई तो नहीं है। ये सब जो ब्लू नौ पाषाणिक पूरा स्थल है, ये सभी हमने देखा। अब आगे देखते हैं, क्या तुम्हें इन्हें नीले वर्ग दिख रहा है? तो हमें दिख रहे हैं। पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि जो भी हमने पिछले पृष्ठ पर मानचित्र 2 में हमने देखा, ब्लू वर्ग जितने भी थे वहां पे शुरुआती कृषक और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं, यानी कि ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी फैलाव है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्लू। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वे कहाँ पाए गए हैं? तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी और दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी। यानी कि जो ये निर्दिष्ट स्थान हमने ब्लू वाला से देखा, वे सभी कृषक और पशुपालकों की बस्ती थी या नहीं, इसे जानने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों का नमूना का अध्ययन करते हैं। यानी कि ये जानने के लिए कि वे बस्तियां थी कि नहीं, इनका अध्ययन कैसे करते हैं? तो पशु और पौधों की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं, तब हमें पता चल जाता है। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष है। यानी कि यहाँ से अनाज के दानों के अवशेष है जो जले हुए रूप में है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, हम लोग पहले के वीडियो में जान चुके हैं कि जो अनाज और वस्त्र ये सब जल जाते हैं, ये सब जले हुए रूप में सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो वे नष्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर वे जल जाए तो वे जले हुए रूप में सुरक्षित रह सकते हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। यानी कि ऐसा दो अनुमान लगाया गया कि या फिर ये अनाज जो है वे गलती से जल गए होंगे या फिर जानबूझकर जलाए होंगे। तो जानबूझकर क्यों जलाए होंगे? इन्हें सुरक्षित रहने के लिए। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों का भी पहचान कर सकते हैं। नीचे की तालिका में तुम यह जान सकते हो कि कहां कहां अनाजों और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। तो हम देखते हैं तालिका, अनाज और हड्डियां। यहाँ पर दो कॉलम है, पहला कॉलम है अनाज और हड्डियां, दूसरा कॉलम है पूरा स्थल। यानी कि ये जो अनाज और हड्डियां जो दिया गया है कॉलम ए में, वे सब कहां से मिले हैं? तो गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, इन सभी का अवशेष मेहरगढ़ जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है वहां पर पाया गया है। चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े कोल्डिहवा जो कि उत्तर प्रदेश में पाया गया है। चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान, यानी मवेशी के कैसे निशान है? तो मिट्टी पर उनके पंजों यानी खुरों के पंजों का निशान है। जो महागड़ा, यह भी आधुनिक उत्तर प्रदेश में ही है, से मिले हैं। गेहूं और दलहन, गुर्फ क्राल आधुनिक कश्मीर में है, से मिले हैं। गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, बुर्जहोम आधुनिक कश्मीर से मिले हैं। गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, चिरांद आधुनिक बिहार से मिले हैं। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर, हल्लूर आधुनिक आंध्र प्रदेश से मिले हैं। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर, पैयमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश से मिले हैं। जिन जगहों पर अनाज तथा हड्डियों के अवशेष मिले हैं ये उनमें से सिर्फ कुछ ही हैं। यानी कि जिन जिन जगहों पर, ये जो यहाँ पर एक लिस्ट बनाया गया है, जो तालिका यहाँ पे बनाई गई है, यही तालिका में पूरा
जो अवशेष है वे सीमित नहीं है। इसमें से सिर्फ कुछ ही अवशेष जो कि महत्वपूर्ण है इसको तालिकाबद्ध किया गया है, और जो बाकी भी काफी अन्य जगह से भी अवशेष मिले हैं। स्थायी जीवन की ओर, यानी कि जो पहले के जो आरंभिक मानवों का जीवन था वो तो अस्थायी था नहीं, वे अस्थायी था, क्योंकि वे एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करते रहते थे और वे पैदल ही यात्रा करते थे, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह तक जाते रहते थे। तो वे स्थायी जीवन की ओर उनका कदम कैसे बढ़ा, आइए देखते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थल पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, यानी कुछ पुरा स्थल पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, लेकिन पहले के लोग जो थे वे कहाँ घर बनाते थे, तो गड्ढे के नीचे। ये एक महत्वपूर्ण, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे, यानी कि अगर ठंडी का मौसम होगा तो घर के अंदर, और गर्मी का मौसम होगा तो बाहर, या फिर बरसात का मौसम होगा तो घर के अंदर। यानी वे जैसे उनकी इच्छा होती थी वे घर के अंदर और बाहर खाना पकाते थे। या कैसे पता चला, तो उन्हें घर, जो पुरातत्वविदों को झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। तो ऐसा इन जगहों को देखकर यह अनुमान लगाया गया है कि वे जब घर के अंदर या बाहर दोनों में ही खाना पकाते होंगे। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसीलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। यानी कि बहुत जगह से पत्थर के औजार मिले हैं जो कि पूरा पाषाण काल था उनसे बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है, इसलिए उन्हें ऐसा माना गया कि वे नवपाषाण युग के औजार रहे होंगे। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई गई होगी, पॉलिश चढ़ाई जाती थी। तो पहले क्या होता था, धार को तेज करने के लिए उस पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। तो ओखली और मूसल का प्रयोग किस लिए होता था, तो अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए। आज हजारों साल बाद भी ओखली मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। आपके घरों में ही होगा ओखली और मूसल। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के पुरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन अलंकरण भी किया जाता था। यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है और साइड में यहाँ पिक्चर के बारे में कुछ बता रहा है, देखते हैं ये क्या बोल रहा है। नवपाषाण युग के कुछ उपकरण, यानी कि ये जो है नवपाषाण युग के कुछ उपकरण है, इसकी तुलना पृष्ठ 13 अध्याय 2 पर दिखाए गए उपकरण से करो। तुम्हें इनमें क्या समानताएं और क्या भेद दिखाई देते हैं। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था, यानी कि आज भी बर्तनों का उपयोग किस लिए होता है, चीजों को रखने के लिए होता है, और पहले भी उनका उपयोग ऐसे ही होता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे, जैसे आजकल भी हमारी दादी माँ, नानी माँ कपड़े बुनते हैं, वैसे उस समय भी लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। यहाँ पर एक पात्र दिया हुआ है, यानी पात्र मतलब एक बर्तन दिया हुआ है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? अन्य रीति रिवाज। पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है इनमें प्रायः कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं। इन्हें जनजाति कहते हैं, यानी जनजाति किसे कहते हैं कि जो कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं उन्हें जनजाति कहते हैं। विद्वानों ने पाया है कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाज को मानते हैं जो संभवतः पहले से भी प्रचलित रहे हैं। जनजाति
अब हम लोग यहाँ पे जनजाति के बारे में विशिष्ट अध्ययन करते हैं कि जनजाति क्या होते हैं। प्रायः जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं, यानी कि जो जनजाति के लोग थे वे छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे। ज्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और परिवार एक दूसरे से संबंध रखते थे, यानी कि और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। यानी कि जो छोटी छोटी बस्तियों में रहने वाले परिवार होते थे छोटे छोटे, वे सभी मिलकर एक जनजाति का निर्माण करते हैं। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। यानी जनजाति के जो सदस्य थे वे क्या करते थे, तो शिकार करते थे, भोजन का संग्रह करते थे, खेती करते थे, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसा काम करते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं। इनमें जमीन तैयार कर बीज बोने, पौधे की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक के काम शामिल है। यानी महिलाएं क्या काम करती थी, तो वे बीज बोती थी, पौधों की देखभाल करती थी और फसल काटने तक सारा काम महिलाएं ही करती थी। बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं और चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, तो वे पौधों के जो औरतें पौधे बोती थी, बीज बोती थी और पौधों की देखभाल करने से फसल काटने तक सारी काम करती थी। तो बच्चे क्या करते थे, तो वे उन पौधों की देखभाल करते थे, चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते थे ताकि वे उन्हें नुकसान न पहुंचा दे, ताकि वे पौधों और फसलों को नुकसान न पहुंचाए। महिलाएं फसल दाव कर अनाज कूटती पीसती है और कूटने पीसने का काम भी महिलाएं ही करती थी। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंड को चराते हैं। तो ये सभी काम तो महिलाएं ही करती थी। तो फिर पुरुष क्या करते थे, तो वे पशुओं के बड़े बड़े झुंड को चराते थे, यानी उनका चारा घास खिलाते थे, जबकि बच्चे छोटे छोटे झुंड को, और छोटे छोटे झुंड को कौन चारा खिलाता था, तो बच्चे। यहाँ जानवर की सफाई और दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने और टोकरी बुनने, औजार और झोपड़ियां बनाने का काम भी साथ साथ करते हैं। गाना, नाच, घरों की सजावट भी उनके जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है। वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते हैं। यानी कि किन्हें नेता माना जाता था जनजातीय समूह में, तो वे जो अनुभवी वृद्ध होते थे, नौजवान योद्धा होते थे या फिर पुरोहित हो सकते हैं। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान या अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता था। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियां तथा चित्रकारी भी शामिल है। उनके अपने देवी देवता होते हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। यानी किन किन चीजों का उपयोग सभी एक साथ करते थे, तो जंगल, घास के मैदान तथा पानी के कुनबे। इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता था, इसलिए जनजातीय समाज अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। इन अन्य समाजों के बारे में तुम आगे पढ़ोगी। पुरुषों द्वारा किए जाने वाले काम की एक सूची बनाओ। महिलाएं क्या क्या काम करती है, कौन से ऐसे काम है जो स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। इन सभी चीजों की यहाँ पर दी गई है, इसके पिछले पृष्ठ में दी गई थी, आप वहां से सूची बना सकते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 पृष्ठ 14 में मेहरगढ़ ढूंढो। देखते हैं मानचित्र 2 में मेहरगढ़, ये रहा मेहरगढ़। मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां से स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीख लिया। यहाँ खुदाई में सबसे पहले स्तरों से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार की जानवरों की हड्डियां मिली। इसमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां भी शामिल है। यानी कि खुदाई में मेहरगढ़ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो विभिन्न जानवरों की हड्डियां मिली हैं, जिसमें हिरण और सुअर की हड्डियां भी शामिल हैं। इसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों की हड्डियां ज्यादा मिली हैं और फर्स्ट स्तर में हिरण और सुअर की हड्डी और सेकेंड स्तर में भेड़ और बकरियों की हड्डी मिली है। इसके ऊपर ज्यादातर मवेशियों की हड्डी मिली है और इसके ऊपर जो है वो मवेशी की हड्डी मिली है। ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे, इससे पता चलता है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। यानी चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मेहरगढ़ से मिले हुए हैं। प्रत्येक घर में 4 और उससे ज्यादा कमरे हैं, जिसमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम में आते होंगे। भंडारण यानी कि अनाजों को संग्रह करके रखने के काम में। गांव,
गांवों की यह विशेषता है कि वहां रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे होते हैं। यानी कि यहाँ पे गांव की एक विशेषता दी गई है। गांव कितना प्यारा होता है ना गांव। तो गांव की एक विशेषता यह भी यहाँ पे बताई गई है कि यहाँ पे रहने वाले अधिकांश लोग जो भोजन उत्पादन करते हैं। पहले और बाद के स्तर, हमने पिछले जो पेज में था उसमें पहले और बाद के स्तरों के बारे में पढ़ा। तो पहले और बाद के स्तर क्या होते हैं इसमें देख लेते हैं। जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के और कौन से बाद के। इस चित्र को देखो, यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, इसको देखो। मान लो लोगों ने सबसे पहले समतल भूमि स्तर 4 पर रहना शुरू किया। यानी कि इस स्तर पर सबसे पहले लोगों ने शुरू किया। आमतौर पर लोग जहां रहते हैं घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की जमीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है, फिर सैकड़ों सालों के बाद एक टीला बन जाता है। इसीलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है। यानी जो सबसे निचला स्तर है या सबसे पुराना होता है, और उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। यही ऊपरी और निचली तह आमतौर पर स्तरों के रूप में मानी जाती है। स्तर 2 और 3 देखो कौन सा ज्यादा पुराना है। तो यहाँ पे हमको स्तर 2 और स्तर 3 देखना है, कौन सा ज्यादा पुराना है। तो यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा जो सबसे निचला स्तर होता है वो सबसे पुराना होता है। तो स्तर 3 सबसे पुराना है। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक को सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। यानी मरने के बाद लोगों के प्रति उनके संग संबंधी सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। उस समय के लोगों में आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी दूसरा जीवन होता है, दूसरा जन्म होता है। इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। यानी पहले के लोग क्या करते, जो उनके कब्र बनाते थे उनके साथ साथ कुछ उनके सामान भी रखे दिए जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः उसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र, यहाँ पर एक कब्र का चित्र दिया हुआ है। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? तो ये तो आदमी का कंकाल है, बकरी का कंकाल इसमें से हमको तो ये लग रहा है बकरी का कंकाल। आपको कौन सा लग रहा है जरूर बताएं। मेहरगढ़ के घर का चित्र, मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हो। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर क्या समानता है। यानी कि यहाँ पर जो है मेहरगढ़ एक घर दिख रहा है जो कि चौकोर है, इसमें 4 कमरे दिख रहे हैं। तो ये आपके घर से इसकी क्या समानता है, यहाँ पे क्वेश्चन किया हुआ है। डाओजली हेडिंग, मानचित्र 2 पृष्ठ 14 में डाओजली हेडिंग ढूंढो। यहाँ पे मानचित्र 2 पृष्ठ 14 में डाओजली हेडिंग ये रहा। यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर है। यह पूरा स्थल का यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है कि यह पूरा स्थल कहाँ है। तो चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है, जहां पर खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ जेडाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पूरा स्थल से काष्ठास्म अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है। यानी यहाँ पे काष्ठास्म जो होता है वो क्या था, तो अति पूरा प्राचीन लकड़ी यानी बहुत ही पुरानी लकड़ी जो कठोर होकर पत्थर बन गई है कि औजार और बर्तन भी मिले हैं। अन्यत्र एटलस में तुर्की ढूंढो। तो हम एटलस देखते हैं, यहाँ पर रेड कलर से तुर्की को दिखाया गया है। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और इनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीढ़िया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़िया, भूमध्य सागर की सीपियां। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। यानी उस समय वाहनों का विकास नहीं हुआ था, तो वे सामान कैसे लाते थे, सामान का आयात निर्यात कैसे होता था, वे खुद या फिर अपने जानवरों के पीठों पर लाद कर सामान को ले आते थे और ले जाते थे। बताओ कौड़ियों और सीपियों में क्या क्या उपयोग होता होगा। 3 भोजन संग्रह से उत्पादन तक का नोट्स पढ़ेंगे।
इस चैप्टर का हमारा पहला सबसे महत्वपूर्ण मेन पॉइंट है भोजन के स्रोत। यानी कि आरंभिक समय में जब मनुष्य के कृषि का खोज नहीं हुआ था, वे कृषक नहीं बने थे, पशुपालक नहीं बने थे, तब तो वे लकड़ियों, ये जंगलों से पेड़ पौधे तोड़कर खाते थे और जंगली जानवरों का शिकार करके भोजन प्राप्त करते थे। लेकिन जब वे कृषक और पशुपालक बन गए, तब उनके भोजन का जो मुख्य स्रोत जो था वो क्या था? तो उगाई गई फसलें और पालतू पशु। उगाई गई फसलों से उन्हें अनाज मिलते थे, दलहन मिलती थी, और पालतू पशु से उन्हें अंडे, दूध आदि खाद्य सामग्रियां मिलती थी जो उनके भरण पोषण में सहायता प्रदान करती थी। खेती की शुरुआत, अब हम देखते हैं कि खेती की शुरुआत कब हुई, क्योंकि आरंभ में तो मानव शिकारी खाद्य संग्राहक ही था, कृषक तो था नहीं, पशुपालक तो था नहीं। तो फिर आखिर खेती की शुरुआत हुई कब और यह शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो यह शुरुआत ईरान और इराक देश की पहाड़ियों की तलहटी में हुई थी। यह बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे जरूर याद करके रखें या फिर कॉपी में भी नोट कर ले। ईरान और इराक देश की पहाड़ियों की तलहटी में, और कब हुई थी? तो लगभग 8,000 से 10,000 साल पहले। 8,000 से 10,000 साल पहले कहने का तात्पर्य है कि आज से करीबन 8,000 से 10,000 साल पहले के समय में खेती की शुरुआत हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ईरान और इराक देश की पहाड़ियों की तलहटी में हुई थी। प्रारंभ में फसलें तैयार होने में समय लगा, और सबसे शुरू में जब फसलों की उत्पादन, बीजों का खोज हुआ, फसलें उगाई गई, तो फिर फसलें तैयार होने में कितना समय लगता था? तो 4 से 6 महीने का समय लगता था। और हम लोगों ने कल इस अध्याय में पढ़ा भी था कि अधिक समय लगने के कारण मनुष्य का जीवन अस्थायी से स्थायी होने लगा था, और वे एक जगह पे ज्यादा समय तक रहने लगे थे। लेकिन जब वे शिकारी खाद्य संग्राहक थे, तब वे एक भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे। लेकिन जैसे ही वे कृषक बने, उन्हें एक जगह रहने की जरूरत महसूस हुई। क्यों हुई? क्योंकि फसलों को तैयार करने में काफी समय लग जाते थे, लगभग 4 से 6 महीने का समय, और इसलिए वे 4 से 6 महीने कम से कम एक ही जगह पे रहते थे। वहां पे वे अपने फसलों की देखभाल करते थे, और फसल के बीज बोने से उसको काटने तक के समय में वो वहीं पे रहते थे। इसलिए उनका जीवन स्थायित्व की ओर बढ़ा। पशुपालन की शुरुआत, हमने तो खेती की शुरुआत देख ली कि खेती की शुरुआत कैसे हुई। अब हम देखते हैं कि पशुपालन, पशु मतलब होता है एनिमल्स, और पालन यानी पालना, यानी कि पशु को पालना मनुष्य ने कब शुरू किया? तो खेती की शुरुआत के समय, यानी कि खेती की शुरुआत के साथ साथ ही पशुपालन की शुरुआत भी हो गई थी। यानी मनुष्य जब कृषक बना, तब वह एक पशुपालक बना। भारत में खेती की शुरुआत, तो हमने तो देखा कि वर्ल्ड में यानी विश्व में खेती की शुरुआत कब हुई। अब हम जानते हैं कि भारत में खेती की शुरुआत कहाँ से हुई। तो पश्चिमोत्तर भारत में, यानी पश्चिमोत्तर 2 शब्द से बना है, पश्चिम और उत्तर, यानी कि पश्चिम उत्तर के तरफ भारत में खेती की शुरुआत हुई। आज से लगभग 5,000 से 6,000 साल पहले बसने की प्रक्रिया, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया, यानी कि जो लोग पौधे उगाते थे, पौधों के बीज बोते थे, उन्हें समय समय पर पानी देते थे और उसके काटने तक, और जानवरों की देखभाल करते थे, उन्हें चारा खिलाते थे। ये सभी प्रक्रिया बसने की प्रक्रिया में शामिल की जाती है। इसकी शुरुआत लगभग 12,000 साल पहले हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 12,000 साल पहले आज से बसने की प्रक्रिया शुरू हुई। पालतू जानवर, सबसे पहले कुत्ता, यानी कि हम पालतू जानवर इसके अंतर्गत जानेंगे कि मनुष्य ने किन किन जानवरों को पाला और किस क्रम में उन्होंने जानवरों को पाला। जैसे सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ता पाला, उसके बाद सुअर, उसके बाद भेड़, उसके बाद बकरी, उसके बाद अन्य जानवर जैसे कि गाय, बैल, भैंस आदि को पाला। गर्तवास, जमीन के नीचे गड्ढा खोदकर उसमें बनाए गए मकान, यानी कि जमीन के नीचे गड्ढा खोदकर वहां पे जो मकान बनाए जाते हैं उसी को गर्तवास के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के गर्तवास कश्मीर के बुर्ज होम से मिले हैं। बुर्ज होम एक पूरा स्थल है जहां से, जो कि कश्मीर में स्थित है, जहां से इस तरह के गर्तवास के अवशेष मिले हैं।
शवों का अंतिम संस्कार, यानी कि आरंभिक समय में शवों का अंतिम संस्कार किस प्रकार होता था देखते हैं। शवों को जमीन में दफनाया जाता था तथा शवों के साथ खाने पीने की अनेक चीजें भी रखी जाती थी। यानी कि जो शव होते थे उस समय, जो अगर कोई मर जाता था तो उसको शव बोलते हैं, आप सभी जानते होंगे, तो उसको जमीन में दफना दिया जाता था और उसके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए उसके साथ साथ कोई खाने पीने की चीज रखी जाती थी। उस समय लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है, जिसके कारण अगर वे उस जीवन में उस समय उनको खाने के लिए खाने पीने की चीजें दी जाती थी और उनके साथ ही खाने पीने की चीजें दफना दी जाती थी। ऐसा ही एक शव मेहरगढ़ में कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया था। तो आप लोग बता सकते कि बकरी को क्यों दफनाया गया था? तो वो इसलिए क्योंकि उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो फिर बकरी को इसलिए दफनाया गया था कि अगर वे दूसरे जन्म में जाए, दूसरे जीवन में जाए, तो उन्हें खाने के लिए ही बकरी को दफनाया गया था उनके साथ। बर्तन, आरंभिक मानव ने मिट्टी और पत्थर के बर्तन बनाए। यानी आरंभिक समय में बर्तन किस चीज के बने होते हैं? मिट्टी और पत्थर। आजकल बर्तन किस चीज के होते हैं? तो फिर स्टील के होते हैं। उसी प्रकार आरंभिक समय में मिट्टी और पत्थर के बर्तन बनाए जाते थे, क्योंकि उस समय स्टील जैसे धातुओं का खोज नहीं हुआ था। सबसे पहले इन बर्तनों का प्रयोग अन्न भंडारण के लिए किया गया। तो उस समय बर्तनों का उपयोग किस लिए किया जाता था? तो अन्न भंडारण के लिए। आजकल बर्तनों का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, या फिर खाना बनाने के लिए, काफी चीजों के लिए आजकल बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उस समय जो था, बर्तनों का उपयोग केवल भंडारण करने के लिए ही किया जाता था। द ओजली हेडिंग, यह एक जगह का नाम है। यह पूरा स्थल ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में म्यांमार जाने वाले रास्ते पर स्थित है। यह एक पूरा स्थल है जो कि कहाँ स्थित है? तो म्यांमार जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में यह पूरा स्थल स्थित है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चातालहुक, यह तुर्की का एक प्रसिद्ध पूरा स्थल है। यह भी एक पूरा स्थल है जो कि तुर्की में स्थित है। इस स्थल पर चकमक पत्थर, सीपियां और कौड़ियों के अवशेष मिले हैं। यानी किस चीज के? तो चकमक पत्थर, सीपियों और कौड़ियों के अवशेष मिले हैं। ये क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि चताल युग से किन किन चीजों के अवशेष मिले हैं, या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि चकमक पत्थर के कहां से मिले हैं। तो चताल युग हमारा आंसर होना चाहिए। मेहरगढ़, मेहरगढ़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूरा स्थल है। इसके बारे में हमने अध्याय 3, अध्याय 2 सभी अध्याय में पढ़ा है। इसके बारे में विशेष रूप से यहाँ पे बताया गया है। मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में ईरान जाने वाले रास्ते में एक प्रसिद्ध आवासीय पूरा स्थल है। हम लोगों ने अध्याय 2 में पढ़ चुका है कि आवासीय पूरा स्थल क्या होता है। हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। आवासीय पूरा स्थल वह है जहाँ पे एक जो आरंभिक मानव थे वहां पे रहा करते थे। उस समय जो वहां पे अवशेष मिलते थे, उसी आधार पर आवासीय पूरा स्थल का नाम दिया गया है। यहाँ पर चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि चौकोर और आयताकार घरों से पता चलता है कि यह एक आवासीय पूरा स्थल है, क्योंकि घरों में तो रहने का ही काम होता है। यहाँ पर ऐसी कब्रें मिली हैं। एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया था। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8000 साल पहले हुआ। यानी मेहरगढ़ में लोग कब बसना शुरू हुए थे? तो आज से करीबन 8000 साल पहले। यहाँ 7 स्तर प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 3 स्तर नव पाषाण काल के हैं और बाकी के स्तर मध्य पाषाण काल या पूरा पाषाण काल के रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे जो 7 स्तर मिले हैं, स्तर के बारे में हम विशेष रूप से आगे जानेंगे। अनाज के उपयोग बीज के रूप में। उस समय अनाज के उपयोग किन किन रूपों में किए जाते थे? तो पहला तो बीज के रूप में, यानी कि अनाज जब उग जाते थे तो उनमें से कुछ अनाजों को अलग रख दिया जाता था ताकि उन अनाजों को बोकर फिर से दूसरे अनाज का उत्पादन किया जा सके। दूसरा खाद्य के रूप में, और बाकी बचे अनाजों को खा लिया जाता था। तीसरा उपहार के रूप में, या फिर किसी को उपहार स्वरूप भेंट कर दी जाती थी, या और भंडारण के लिए और भविष्य के लिए उसे भंडारित करके भी रखा जाता था। ओखली और मूसल का प्रयोग। अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए कई जगहों से ओखली और मूसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ओखली और मूसल का प्रयोग उस समय किस लिए होता था? तो अनाज और वनस्पति से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए ओखली और मूसल का प्रयोग होता था। जनजाति,
छोटी छोटी बस्तियों में रहने वाले कृषक यानी किसान जो कि पेड़ पौधे उगाते हैं, पेड़ पौधे बीज बोते हैं और फसलों का अनाज उगाते हैं, पशुपालक जो पशुओं को पालते हैं, छोटी छोटी बस्तियों में रहने वाले कृषक और पशुपालक जो समूह में रहते हैं, समूह मतलब ग्रुप में रहते हैं, ज्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। यानी कि वे समूह, वे कृषक और पशुपालक जो कि एक समूह में मिलजुल कर रहते हैं और उनके परिवार भी एक दूसरे से काफी संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार के परिवारों का जो समूह निकल कर आता है उन्हीं को हम जनजाति के नाम से जानते हैं। पुरुषों के काम, यानी जनजाति में रहने वाले जो पुरुष होते थे उनके क्या काम होते थे, तो वे पशुओं के बड़े बड़े झुंड को चराते थे, चारा खिलाते थे। महिलाओं के क्या काम होते थे, तो खेती के सारे काम महिलाएं करती थी। अनाज को कूटना पीसना ये भी काम महिलाएं द्वारा ही किया जाता था। बच्चों का काम क्या होता था, तो पौधों की देखभाल करना, पशुओं के छोटे छोटे झुंड को चराना, ये सभी काम बच्चे करते थे, जो कि छोटे छोटे काम है इसलिए ये सभी बच्चे को दिए जाते थे। स्त्री और पुरुष दोनों का काम, यानी कि कुछ काम ऐसे भी है जो स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर किया करते थे। उसमें से सफाई, दूध निकालना, बर्तन बनाना, टोकरिया बुनना, औजार और झोपड़ियां बनाना, ये सभी काम जनजाति में स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर किया करते थे। स्तर, हमने आपको बताया कि मेहरगढ़ में 7 स्तर पाए गए थे, जो कि जिसमें से 3 पूरा पाषाणिक युग के नहीं 9 पाषाणिक युग के थे और बाकी सभी पूरा पाषाण और मध्य पाषाण के थे। तो हम यहाँ पे जान लेते हैं कि स्तर क्या होता है। जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते हैं तो उन्हें कई स्तर प्राप्त होते हैं। यानी कि अगर कोई यहाँ पे कोई जमीन है, वहां पे पुरातत्वविद जो है वो खुदाई करते हैं तो वहां पे उन्हें बहुत सारे स्तर प्राप्त होते हैं। उसमें सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है, यानी कि ये जो सबसे निचला स्तर है ये स्तर सबसे पुराना होता है और उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं और उसके बाद के जो स्तर है ये सभी बाद के युगों के होते हैं। कई स्तर मिलने का अर्थ, इस प्रकार से कई स्तरों के मिलने का अर्थ क्या है, वहां एक एक कर कई संस्कृतियां उदित हुई, यानी कि वहां पे एक एक कर कई संस्कृतियां उदित हुई, यानी कई संस्कृतियां उदित हुई और उनके समाप्त होने पर दूसरी संस्कृति का उदय हुआ। यानी कि मान लीजिए कि एक संस्कृति का उदय हुआ और उसके कूड़े कचरे का ढेर बनते बनते वहां पर एक जमीन का निर्माण हो गया और उसके ऊपर एक और संस्कृति निर्मित हुई। इसी प्रकार स्तरों का निर्माण होता जाता है। नवपाषाण युग, मानव जीवन के विकास का वह समय जिसमें मानव पहली बार शिकारी संग्रहकर्ता से पशुपालक एवं खाद्य उत्पादक बन गया। यानी कि मानव जीवन के विकास का वह समय, इस समय में जो नवपाषाण युग का समय था वो काफी विकास का था, काफी मानव जीवन के काफी विकास नवपाषाण युग के दौरान हुए। इस समय मानव पहली बार शिकारी संग्रहकर्ता, यानी कि जो पशुओं के शिकार करने वाले और भोजन संग्रह करने वाले से छोड़कर वह पशुपालक यानी पशुओं को पालने वाला। पहले वो क्या करता था, पशुओं का शिकार करता था, अब वो क्या बना, पशुपालक, यानी पशुओं को पालने लगा। शिकार नहीं किया उनको पालने लगा, क्योंकि उसे पता चल गया होगा कि पशुओं को शिकार करने की अपेक्षा उन्हें पालने से उसे अधिक लाभ होगा। और खाद्य उत्पादक बन गया। खाद्य उत्पादक मतलब क्या, तो वो कृषक बन गया, किसान बन गया, अनाज उत्पादन करने लगा। तो वह यह सब किस युग में हुआ था, तो नवपाषाण युग में ये सभी घटनाएं घटित हुई। चिरांद, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूरा स्थल है। यह एक नवपाषाणिक पूरा स्थल है जो बिहार के छपरा में स्थित है। यहां से 3 स्तर मिले हैं। हमने स्तर के बारे में आपको पहले ही बताया कि वहां एक एक करके संस्कृतियों का उदय होता है। उसी प्रकार चिरांद से, यानी कि चिरांद में 3 संस्कृतियों का उदय हुआ होगा, तभी जाकर वहां पे 3 स्तर मिले हैं। तथा हड्डियों और सिंग से बने औजार, मिट्टी के खिलौने, बर्तन, घरों में चूल्हे आदि मिले हैं। यहाँ के घर गोल होते थे। अनाज और हड्डियां, यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसमें 2 कॉलम बनाए गए हैं। पहला कॉलम है अनाज और हड्डियां और दूसरा पूरा स्थल। यानी कि अनाज और हड्डियां वाले कॉलम में जो अनाज और हड्डियां लिखे गए हैं वो पूरा स्थल के कॉलम में उस पूरा स्थल से मिले हैं। जैसे मेहरगढ़ पाकिस्तान से गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी ये सभी मिले हैं। कोल्डिवा उत्तर प्रदेश से चावल, जानवर के हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। महागढ़ा जो कि उत्तर प्रदेश में है,
चावल, मवेशी के निशान, मिट्टी पर खूरों के निशान मिले हैं। गुफकाल जो कि कश्मीर में है वहां से गेहूं और दलहन मिले हैं। बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है वहां से गेहूं, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी मिले हैं। चिरांद जो कि बिहार में है वहां से गेहूं, हरा चना, जौ, भैंस, बैल के अवशेष मिले हैं। और हल्लूर जो कि आंध्र प्रदेश में है वहां से ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर मिले हैं। पैयमपल्ली जो कि आंध्र प्रदेश में है वहां से काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़ और सुअर मिले हैं। ये सभी नोट्स हमने 10 पेजों का एक पीडीएफ बना दिया है। उस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अध्याय 3 भोजन संग्रह से उत्पादन तक का क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर अधिक समय तक क्यों रहते थे। यानी खेती करने वाले जो लोग थे, यानी कि जो किसान थे, वे एक ही स्थान पर अधिक समय तक क्यों रहते थे। तो खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे क्योंकि भूमि को कृषि योग्य बनाने, बीजों को बोने, फसल की देखभाल तथा फसल को पकने के लिए एक लंबे समय की आवश्यकता होती थी। इसीलिए खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। यानी कि खेती करने वाले जो लोग थे, जो किसान थे, उन्हें एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहना पड़ता था, क्योंकि भूमि को कृषि योग्य बनाने, कृषि योग्य यानी कृषि के लायक बनाने के लिए बीज, यानी कि बीज वे होते हैं जो छोटे छोटे सीड्स जिसको बोकर उससे छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, उन सभी चीजों के लिए, बीजों को बोने के लिए अधिक समय की जरूरत होती है। फसल को पकने के लिए, कृषि योग्य बनाने के लिए, फसल को पकने के लिए अधिक समय की जरूरत होती है। यानी कि कोई भी बीज जब हम बोते हैं तो उसका फसल तुरंत ही नहीं आ जाता, उसके लिए कम से कम 4-5 महीनों की जरूरत होती है। इसीलिए इन सभी पौधों की देखभाल करने के लिए जो किसान होते थे, जो खेती करने वाले लोग होते थे, उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले हम नेनियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि हमारा अगला क्वेश्चन इसी के बारे में है, नेनियों का भोजन। आज नेनियों अपना पसंदीदा खाना खा रही थी, चावल, स्क्वाश, कद्दू, बीन्स और गोश्त। यानी कि आज जो है नेनियों बैठ के अपने मनपसंद अपना फेवरेट फूड खा रही थी। उसमें क्या क्या खा रही थी? चावल, स्क्वाश, कद्दू, बीन्स और गोश्त। स्क्वाश, कद्दू और बीन्स उसकी नानी ने अपने घर के पिछवाड़े के छोटे से बगीचे में ही उगाया हुआ था। खाते खाते नेनियों को पिछले दिनों अपनी स्कूल की तरफ से की गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाए गए खाने की याद आ गई। वह कितना मसालेदार था, पर वह ऐसा क्यों था? इसी क्वेश्चन का आंसर हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा हुआ था, जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम देखते हैं। तालिका को देखो, नेनियो अगर चावल खाना चाहती है तो उसे किन स्थानों पर जाना होगा। यानी कि पिछले स्लाइड में हमने नेनियो के बारे में जाना कि किस प्रकार वो अपना फेवरेट फूड खा रही थी, जो उसकी नानी ने उसके घर के पिछवाड़े में ही उगाया हुआ था। तो तालिका को देखे, नेनियो अगर चावल खाना चाहती है तो उसे किन स्थानों पर जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर एक तालिका दिया हुआ है, हमें इस तालिका को देखकर पता लगाना है कि अगर नेनियो को चावल खाना होगा तो उसे किस स्थान पर जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि चावल कहाँ कहाँ है। तो चावल जो है यहाँ पर, जो कि कोल्डिहवा आधुनिक उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है और महागढ़ा आधुनिक उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है। तो इसका आंसर देखते हैं। नेनियो को चावल खाने के लिए कोल्डिहवा आधुनिक उत्तर प्रदेश या महागढ़ा जाना चाहिए। पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। यानी कि पुरातत्वविद यानी कि पुरानी चीजों को अध्ययन करने वाले लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ में जो लोग रहा करते थे, वे लोग पहले शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो इसका आंसर, पुरातत्वविदों द्वारा मेहरगढ़ की खुदाई में सबसे नीचे के स्तरों जिन जानवरों की हड्डियां मिली हैं उनमें हिरण तथा जंगली सुअर प्रमुख है, जिससे हिरण और जंगली सुअर महत्वपूर्ण है, जिससे पता चलता है कि इस अवस्था में मानव केवल शिकार पर निर्भर था। इसके ऊपर के स्तरों में भेड़ तथा बकरियों की हड्डियां मिली है। इससे पता चलता है कि इस काल में लोगों ने पशुपालन आरंभ कर दिया था। यानी कि जो मेहरगढ़ था वहां पर पुरातत्वविदों ने जब खुदाई करना शुरू किया
तो सबसे निचले स्तर के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि स्तर क्या होता है। तो उस स्तर में जो सबसे निचला जो स्तर था, वहां पर पुरातत्वविदों को हिरण, जंगली सुअर आदि की हड्डियां मिली है जो कि शिकार की गई थी, और उसके ऊपर के स्तरों में भेड़ तथा बकरी आदि की हड्डियां मिली है जो कि एक पशुपालन थी। और स्तर क्या होता है ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जब होता क्या है, जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते हैं तो उन्हें कई स्तर प्राप्त होते हैं। उसमें सबसे निचला जो स्तर होता है, यानी कि सबसे नीचा जो स्तर होता है, जैसे हम यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं, इसमें ये भूमि का एक पार्ट है, इसमें जो सबसे निचला स्तर, ये नीचे का जो स्तर है, यह सबसे पुराना होता है, और इसका बाद का जो जितना भी स्तर होता है वो बाद का युग का होता है। जैसे मान लेते हैं ये सबसे ऊपर है तो ये सबसे पहले का है, सबसे नया स्तर है, उसके बाद ये और सबसे लास्ट में ये सबसे पुराना स्तर है। इसी प्रकार तो जो सबसे निचला स्तर होता है वो सबसे पुराना होता है, और उसके बाद का जो स्तर होता है वो बाद के युग के होते हैं। जैसे कि चिरांद से छपरा में जो स्थित है बिहार के, वहां से 3 स्तर मिले हुए हैं। उसी प्रकार कई जगहों से कई स्तर प्राप्त हुए हैं। तो उन्हीं स्तरों में जो मेहरगढ़ से जो स्तर प्राप्त हुए हैं उसमें सबसे निचला स्तर, यानी कि यहाँ पर हिरण और जंगली सुअर की हड्डियां मिली है, और सबसे ऊपर के जो स्तर थे यहाँ पर बकरियों की हड्डियां मिली है, और बकरियों का पालन पोषण किया जाता था। इसीलिए ऐसा माना गया है कि जो मेहरगढ़ के लोग थे वे पहले शिकारी हुआ करते थे और बाद में उन लोगों ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सही या गलत बताओ। यानी कि हमें यहाँ पे कुछ कथन, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। हल्लूर में ज्वार बाजरा मिला है, जो हल्लूर नामक जगह है वहां पर ज्वार बाजरा मिला है कि नहीं, हमें बताना है। तो सही, हल्लूर में ज्वार बाजरा मिला हुआ था। बुर्ज होम में लोग आयताकार घर में रहते थे, तो बुर्ज होम के जो घर होते थे वो आयताकार होते थे, यह गलत उत्तर है। चिरौंद कश्मीर का एक पूरा स्थल है, नहीं, हमने अभी जाना कि चिरांद छपरा के बिहार में स्थित है, तो कश्मीर का एक पूरा स्थल कैसे हो सकता है, तो यह भी गलत है। जेडाइट को डालहौजी हेडिंग में मिला है, चीन से लाया गया होगा। सही, यहाँ पे जो पिक्चर है ये जेडाइट का पिक्चर है जो कि चीन से लाया गया होगा। हाँ, जेडाइट जो पत्थर है उसे चीन से ही लाया गया था। कृषक पशुपालकों का जीवन शिकारी खाद्य संग्राहकों के जीवन से किस प्रकार भिन्न था। यानी कि सबसे पहले हम जानते हैं कि कृषक पशुपालक क्या होते हैं और शिकारी खाद्य संग्राहक क्या होते हैं। कृषक यानी कि जो खेती करने वाले लोग होते हैं, शिकारी खाद्य संग्राहक यानी कि जो शिकार करके भोजन का संग्रह करते हैं। तो हमें बताना है कि जो किसान होते हैं, जो पशु को पालने वाले लोग होते हैं, उनका जीवन शिकारी खाद्य संग्राहक यानी कि शिकार करने वाले, खाद्य को संग्रह करने वाले लोगों को जीवन से किस प्रकार भिन्न था। हमें 3 अंतर बताने हैं। सबसे हम इसके लिए 2 कॉलम बना लेते हैं। सबसे पहला कॉलम है कृषक पशुपालकों का जीवन का, दूसरा कॉलम शिकारी खाद्य संग्राहकों के जीवन का। हमारा सबसे पहला अंतर है इनका जीवन स्थायी था, यानी कृषक पशुपालक जो थे इनका जीवन कैसा था, स्थायी था, यानी कि एक जगह पे वे ज्यादा समय तक रहते थे, स्थायित्व था उनके जीवन में। और शिकारी खाद्य संग्राहक जो थे इनका जीवन अस्थायी था, क्योंकि वे भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। लेकिन कृषक जो थे वे खेती करते थे, और खेती में तो काफी टाइम लगता है, जिसकी वजह से उन्हें एक ही जगह पर अधिक समय तक रहना पड़ता था। इसलिए उनका जीवन एक स्थायी था, उनके जीवन में एक स्थायित्व था। जबकि शिकारी खाद्य संग्राहकों का जीवन अस्थायी था, क्योंकि वे भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। हमारा दूसरा अंतर है इनका जीवन कृषक उत्पादों तथा पालतू पशुओं पर आधारित था, यानी कृषक होने के कारण, किसान होने के कारण ये जो खेती करते थे उसे ही अपना उपभोग करते थे, उसे ही अपने भोजन, उसे ही वही उनके भोजन का स्रोत था, सोर्स था। और उनका जो पालतू पशु पे भी वे आधारित होते थे, जैसे दूध, अंडे आदि पर किसान शिकारी खाद्य संग्राहकों का जीवन जंगली जानवरों या अन्य उत्पादों पर आधारित होता था। जो शिकारी खाद्य संग्राहक वर्ग के लोग थे वे जंगली जानवरों का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते थे, इसलिए इनका जीवन जंगली जानवरों और अन्य उत्पादों पर आधारित होता था। तीसरा अंतर है इन्होंने अपने रहने के लिए आवासों का निर्माण आरंभ कर दिया था, यानी कि जो किसान वर्ग के लोग थे, पशुपालक वर्ग के लोग थे, वे आवास का निर्माण करते थे, घरों में रहते थे, जबकि ये हमेशा गुफाओं या कंदराओं में रहते थे जो प्राकृतिक रूप से बने होते थे। तालिका को देखो और जानवरों की सूची बनाओ और ये भी बताओ कि इनका प्रयोग
किस रूप में किया जाता है। यानी कि यहाँ पे हमें एक तालिका दिया हुआ है और हमें इसमें से एक जानवरों की सूची बनानी है और बताना है कि इन जानवरों का प्रयोग किन किन रूप में होता है। तो सबसे पहला हम यहाँ पर 2 तालिका बनाएंगे। सबसे पहला जो तालिका है वो है जानवरों के नाम और दूसरे कॉलम में उनका उपयोग लिखेंगे। सबसे पहला जानवर भेड़। भेड़ का उपयोग दूध, ऊन और मांस। भेड़ हमें दूध, ऊन और मांस देता है। बकरी दूध और मांस। कुत्ता देखभाल करता है, घरों की देखभाल करता है। भैंस मांस और दूध देती है। मवेशी दूध देते हैं। बैल खेत जोतना, गाड़ी खींचना, यानी कि बैल खेत जोतता है और गाड़ी को भी खींचता है। सुअर मांस के लिए इसका यूज होता था। तुम जिन अनाजों को खाते हो उनकी एक सूची बनाओ। गेहूं, हम जो आप अनाज खाते हैं उनकी सूची हमें यहाँ पर बनाई है। तो सबसे पहला अनाज है वो गेहूं, दूसरा चावल, तीसरा मक्का यानी मकई, चौथा बाजरा, पांचवा ज्वार, छठा जौ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।